नमस्कार दोस्तों। हम गए गीतांजलि यूनिवर्सिटी, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, और एक बड़ी शख्सियत हमें मिली जो कि क्लिनिशियन भी हैं, जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी हैं और एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, वो भी एक यूनिवर्सिटी में लास्ट 18 ईयर्स से, यानी कि जब से यूनिवर्सिटी शुरू हुई तब से वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट और साथ में वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, डॉक्टर हरप्रीत सिंह। नमस्कार सर। सर, आपके बारे में मैं घूमता रहता हूँ और मैं ये देखता रहता हूँ कि हेल्थ केयर के अंदर बहुत पोटेंशियल है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में। एंड हम यहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो डायनामिक होते हैं, तो मुझे आपके बारे में जानने को मिला। और मैं उन सब जो हमारे इसको देखते हैं मेडिकल बस को, उन सब से आपको रूबरू कराना चाहूँगा कि एक ऐसी शख्सियत जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट, वो अपने आप में एक बड़ा फील्ड है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन होना, जो कि अपने आप में एक ऐसी जॉब है जिसके बाद में कोई टाइम नहीं बचता शायद सोने और खाने के अलावा। और उसके अंदर आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हैं, वो भी लास्ट 18 ईयर्स से। ऐसी क्या रेमेडी है आपके अंदर जो कि आपने दो प्रोफेशन को, अलग अलग मैनेजमेंट को भी और साथ में जॉइंट रिप्लेसमेंट को भी इकट्ठे संभाल? राजीव जी, आपने ठीक बोला। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स अपने आप में एक बहुत बिजी एक स्पेशलिटी है। मैं पिछले 18 साल से ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट में था। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोजीशन जो है मैंने पिछले 3 साल से गीतांजलि हॉस्पिटल में संभाली है। ये एक आपका पर्सनल ग्रोथ, एक आपका प्रोफेशनल ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, सभी का एक इकट्ठा एक मर्जर था जो कि आपको इस मुकाम तक लेके जाता है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते करते आप पेशेंट्स के साथ तो बहुत हद तक आपका कनेक्शन रहता ही है, आप अपने प्रोफेशन में डूबे होते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन से मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनने का जो ट्रांजिशन है वो शायद आपके एक स्पेशलिटी में रहने से बड़ा हो जाता है। आपका दायरा जो है सोचने का, चीज़ों को देखने का, हेल्थ केयर को समझने का, ओवरऑल जो आपकी जो समझ है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। सो ये तो बात हुई पर्सनल ग्रोथ की। आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी बड़ी होती है, जैसे कि आप आज हमारे पास आए हैं और मेरे से बातचीत कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये दोनों चीज़ें कैसे करता हूँ, तो ये एक प्रोफेशनल ग्रोथ का भी एक एग्जाम्पल है। और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, हमारा हॉस्पिटल जो है, मेडिकल कॉलेज जो है, वो 18 साल पहले शुरू हुआ था। हम लोग इनिशियल जॉइनीज़ हैं। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे मैंने ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे ज्वाइन किया और इनफैक्ट ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट सेट ही मैंने किया, और उसके बाद में मैं हेड भी रहा काफ़ी साल। हमारी इंस्टीट्यूशन जो है पहले एक नेसेंट इंस्टीट्यूशन थी, ग्रो करते करते यहाँ तक पहुँची है कि अब ये इतना बड़ा एक मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट है, सुपर स्पेशलिटी टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट है। तो हमारा और इस इंस्टीट्यूट का ग्रोथ जो है वो साथ साथ में ही हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उसके साथ शुरू से जुड़े हुए हों, उसके इथोस, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसके जो उसकी लॉन्ग टर्म जो विज़न है, उसके साथ में मेल खाने वाले इंडिविजुअल्स की ऑर्गेनाइजेशन को भी ज़रूरत होती है। तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए शायद इस मुकाम तक आके मेरे जैसे लोग जो हैं वो इस पोजीशन के लिए भी एक नेचुरल चॉइस थे। तो मुझे लगता है दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और मेरे लिए भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और ऐसे बहुत रेयर, या मैं कहूँगा बहुत कम जगहों पे मेरे को देखने को मिला है ये क्लिनिशियन अपना रोल एज ए क्लिनिशियन जब तक निभाता है, जब तक और लाइबिलिटीज नहीं हो, क्योंकि वो फिर डाइवर्ट हो जाता है। बट आप दोनों चीजों को अगर इकट्ठे लेके चलते हैं तो भगवान ने कोई ऐसा आशीर्वाद आपको दिया है। एंड आपका बेसिक जो इंटेलिजेंसी लेवल कहूंगा, या आपको हेल्थ केयर सिस्टम के प्रति डेडिकेशन भी कह सकता हूं आपको, क्योंकि आप जैसे लोग ही समाज को, आज हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत अच्छा बना सकते हैं। एक डॉक्टर खुद जब मैनेजमेंट में हो तो वो बहुत अच्छा साबित होता है, और वो डॉक्टर समझता है मरीज के भी और एक जो इंस्टीट्यूशन के भी, क्योंकि इन दोनों में जो कॉम्बिनेशन बिठाएगा, इन दोनों के अंदर जो तालमेल बिठाएगा, वही बेटर एक अपनी सर्विसेज दे पाएगा और उसी से पब्लिक को सर्विस मिलेगी। तो सर, ये इसके प्रति आपका कोई सपना था, या फिर आपका बेसिक सपना क्या था जब आप डॉक्टर बनने वाले थे, या बनने से पहले आपने क्या सोचा? जब मैं डॉक्टर बना, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बना, तो मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन जॉइंट रिप्लेसमेंट में की। तब तक मेरा सपना
एक बेहतर डॉक्टर बनने का था, एक बहुत अच्छा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बनने का था कि मैं अपने पेशेंट्स की बहुत अच्छे से सेवा कर सकूं, मेरे रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमेशा 100% हों, सभी लोग जिनको भी मैं इलाज करूं वो मेरे से खुश होके जाएं और मैं किसी के काम आऊं। तो तब तक तो मेरा सपना शायद यहीं तक था, लेकिन जैसे जैसे मेरा कैरियर आगे बढ़ा, जैसे जैसे आपकी विचारों की मैच्योरिटी आती है, आपकी प्रोफेशन में आपकी मैच्योरिटी आती है, तब शायद आपका दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि मैं इस प्रोफेशन के बाहर भी देखूं कि ओवरऑल हेल्थ केयर सिनेरियो कैसा है। आपको शायद उस चीज़ का फ़ायदा भी होता है क्योंकि ओवरऑल विजन, ओवरऑल लोगों का जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स है, जो आप उसको डील करने की स्ट्रेटजीज़ बनाते हो, तो आपका एक मेंटल विजन बहुत एनलार्ज हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। मेरे हिसाब से आप अपने प्रोफेशन को भी आप ज़्यादा जस्टिस कर पाते हो अगर आपका ओवरऑल जो हेल्थ केयर के बारे में विजन है आप उसके प्रति जागरूक हो। तो इस तरह से एक मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होना या एक एडमिनिस्ट्रेटर होना हॉस्पिटल में आपके प्रोफेशन को और चमकाता ही है, उसको दबाता नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और इससे एक नई विजन क्रिएट होती है कि डॉक्टर इस चीज के अंदर बहुत निपुण होता है कि वो समझ लेता है कि आने वाली प्रॉब्लम क्या है, और अगर वो क्लिनिशियन है तो वो और अच्छे तरीके से समझ पाता है और उस चीज को सोल्व कर पाता है। तो निश्चित तौर पर हॉस्पिटल वालों को भी बेनिफिट रहता ही है इस चीज का कि एज ए डॉक्टर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में रह रहा है साथ में। सर एक चीज और देखना चाहूंगा, आप एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक्ड हो और उन्हीं के साथ अटैच हो लंबे समय से, मेडिकल एजुकेशन का क्या हाल है आज के टाइम में, क्योंकि इतने मेडिकल कॉलेज खुलते जा रहे हैं और हम लोग मेडिकल एजुकेशन के प्रति अगर डेडिकेट नहीं हुए तो हमारी नई जनरेशन कैसी क्रिएट होगी, आप भी समझ सकते हैं। तो उसके लिए क्या आइडिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि आजकल बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं और मेडिकल एजुकेशन जो है वो नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है वो तो बहुत बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट्स जहाँ से ये डॉक्टर्स निकल रहे हैं तो एक लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो भी एक ऐसा होना चाहिए। सिर्फ नंबर्स ही मैटर नहीं करते, ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो है बाहर जो क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स है वो बहुत बहुत मैटर करती है। तो उस हिसाब से हमारा इंस्टीट्यूट जो है, देखिए मेडिकल कॉलेज जो होता है एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल के साथ में अटैच्ड होता है। इट इज़ नॉट द वाइस वर्सा, हॉस्पिटल के साथ में मेडिकल कॉलेज अटैच्ड है, मेडिकल कॉलेज के साथ में हॉस्पिटल नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल पहले खुलता है, वो उसमें पेशेंट्स जो हैं वो आने शुरू होते हैं, आपकी सर्जरीज शुरू होती हैं, आपके डिपार्टमेंट्स सारे शुरू होते हैं। आप हॉस्पिटल को अच्छा हॉस्पिटल है तो उसमें सभी स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ आती हैं। एक सर्टन नंबर ऑफ पेशेंट्स आप केटर कर रहे हो, उसके बाद में आपको मेडिकल कॉलेज की परमिशन मिलती है। सो ऐसे हॉस्पिटल के साथ में जो कि एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उसके साथ में मेडिकल कॉलेज फिर बाद में अटैच होता है। हमारे हॉस्पिटल में भगवान की दया से और हमारी मैनेजमेंट की विजन से हम लोग शुरू से ही हॉस्पिटल पे हमने बहुत ध्यान दिया है। इनफैक्ट हमारा हॉस्पिटल जो है वो इस रीजन में हमेशा से ही बहुत एक अच्छे हॉस्पिटल के रूप में माना जाता है। तो एक वन ऑफ द लीडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है राजस्थान में। सो एक अच्छा हॉस्पिटल है तो जैसे मैंने बताया, एक अच्छा हॉस्पिटल है तो अच्छा मेडिकल कॉलेज भी है, क्योंकि उसमें जो बच्चों की ट्रेनिंग है, जो अंडर ग्रेजुएट्स की, पोस्ट ग्रेजुएट्स की जो ट्रेनिंग है वो भी फिर उस लेवल की होती है। क्योंकि मेडिकल एजुकेशन जो है उसमें बेसिकली प्रैक्टिकल और क्लिनिकल ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हाथ है। थ्योरी तो कोई भी कहीं भी पढ़ लेता है, लेकिन क्लिनिकल ट्रेनिंग जो है स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, अंडर ग्रेजुएट में भी, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बहुत मैटर करता है। तो अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट में से पास होकर निकल रहे हो जहाँ पे आपने 3 साल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ देखी हैं, अलग अलग तरह की आप बीमारियों को डील करने का आपका तजुर्बा है, तो मेरे हिसाब से आप एक अच्छे हॉस्पिटल से निकल के डेफिनेटली एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह बाहर सोसाइटी में जाते हो, और सोसाइटी को भी आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ आप एक अच्छी इंस्टीट्यूट से आए हो, तो डेफिनेटली आपके हाथों में उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित है। बहुत बढ़िया सर। यही आफ्टरऑल हमारा सब हेल्थ केयर का मेन एम भी यही है कि हम पब्लिक को अच्छी अवेयरनेस दे पाएं बीमारियों के लिए, और अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा डायग्नोसिस दे पाएं। और वो सब मिलना जुलने से होगा, यानी पब्लिक हमसे इंटरेक्ट करेगी, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा,
और टीचिंग इंस्टीट्यूशंस का उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सब टीचिंग इंस्टीट्यूशंस अच्छे लेवल पे अगर ऐसा करें, और मुझे लगता है कि जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर हॉस्पिटल में होते हैं, वो सिर्फ पेशेंट लाने के लिए नहीं होने चाहिए, उनका एक मकसद अलग भी होना चाहिए कि जो अवेयरनेस पब्लिक के अंदर क्रिएट करें, ताकि ठीक है, पैसा हर चीज को चलाने के लिए बहुत जरूरी चीज है, लेकिन हम अगर पैसे के साथ साथ में हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी को अच्छा दे रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस को मिलती है। इसके बारे में आप बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जो हैं सिर्फ ट्रीटमेंट पे ही ध्यान ना दें, लेकिन कम्युनिटी में प्रिवेंटिव सर्विसेज जो हैं, जो प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज हैं, जो हेल्थ एजुकेशन है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और मेरे हिसाब से हम लोग इस मामले में काफ़ी तत्पर हैं। हमारे जो कम्युनिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, वो तरह तरह की जो एजुकेशन की सेमिनार्स हैं वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अभी रिसेंटली एक BLS जो बेसिक लाइफ सपोर्ट थेरेपी होती है, उसके ऊपर ये पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में और भी कई लोग जो हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, तो इनको हमने BLS की ट्रेनिंग का सेशंस जो है वो प्रदान किए थे। इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं, जैसे पेंशनर समाज है, उसमें जो अधेड़ उम्र की जो बीमारियां हैं, उसके बारे में भी हम लोग एजुकेशन जो है वो देते रहते हैं। हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट है, बच्चे जो हैं फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत एनरोल होते हैं, तो गांव-गांव में जाके वो फैमिलीज़ जो अडॉप्टेड फैमिलीज़ होती हैं, उनको भी रोज़मर्रा की जो बीमारियां हैं उसको प्रिवेंशन के लिए ये लोग एजुकेट करते हैं। तो ऐसे हम बहुत सी रिसेंटली एक हमने रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक भी मनाया था। तो ऐसी बहुत सी हम लोग उपक्रम करते रहते हैं, जिसके तहत कि हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और निभाते भी हैं कि हम एक लीडिंग टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट हैं। तो हमारा दायित्व जो है वो सिर्फ पेशेंट की ट्रीटमेंट के साथ ही ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन चीज़ों को, जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ हैं, उनको प्रिवेंट करने में सोसाइटी की मदद करें और उनको एजुकेट करें। बहुत अच्छा। और इसी क्रम में हम चलते रहेंगे तो शायद इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को एक नया आयाम दे पाएंगे, डेवलप्ड कंट्रीज के और हमारे बीच में जो गैप है उसको खत्म कर पाएंगे, ताकि वहाँ ऐसा रहता है कि जो सुनने में आता है कि पेशेंट अगर कहीं सिक होता है तो 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर एयर एम्बुलेंस भी आ जाती है या दूसरी एम्बुलेंस भी आ जाती है, और आगे जाकर भी उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से होता है। वो ही सिस्टम हम इंडिया में धीरे धीरे, और वो सब जो होगा वो आप जैसे हेल्थ केयर लीडर्स होंगे और जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस होंगे, और एक पब्लिक अवेयरनेस होगी, यानी पब्लिक भी इस चीज के लिए अवेयर होगी एंड हमारे राजनेता भी इस चीज के लिए अवेयर होंगे। एक कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम ये सब चीजें अचीव कर पाएंगे। और मेडिकल बज जो है वो इसी क्षेत्र में काम कर रहा है लास्ट 9 ईयर से, कि ये सब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा पाए, हम सब लोग बैठ के आपस में डिस्कशंस कर पाएं और इस हेल्थ केयर सिस्टम को और अच्छा कर पाएं। इसी क्रम में आज हम उदयपुर आए थे, गीतांजलि मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर नामी टीचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ साथ में हॉस्पिटल भी इनका बहुत बड़ा अच्छा चलता है, एंड उसमें आए और इन लोगों ने हमें ये प्लेस स्पेस दिया। इसके लिए डॉक्टर हरप्रीत जी, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उदयपुर आए और आपने हमें समय दिया। थैंक यू। थैंक यू सर।